सेमीकंडक्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? सेमीकंडक्टर। नाम से समझ आ रहा होगा सेमीकंडक्टर। ठीक, एक ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करता हो, है ना। किसके बीच में लाई करता हो? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के यूजेज हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो बहुत सिंपल सा रीजन इसका देखो। एक मटेरियल हमने पढ़ा कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जो हमेशा कंडक्ट करेगा, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक। दूसरा मटेरियल कौन है? इंसुलेटर। वो कभी कंडक्ट नहीं करेगा। हमारी बात समझ में? वो कभी कंडक्ट नहीं करेगा। हम चाहें कि वो कंडक्ट करे तो भी नहीं करेगा, हम चाहेंगे कि वो कंडक्ट ना करे तो भी नहीं करेगा। मतलब ये रहा कि इंसुलेटर वो कभी कंडक्ट नहीं करता, कंडक्टर हमेशा कंडक्ट करता है। अब सेमीकंडक्टर के साथ हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है कि जब हम चाहेंगे कि ये कंडक्ट करे तो कंडक्ट करेगा, जब हम चाहेंगे कि ये कंडक्ट ना करे तो कंडक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अदर देन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आ रही बात समझ में? अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिंपल वर्ड में हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें सेमीकंडक्टर को तो क्या कहेंगे कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है। आई बात समझ में? एक मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी किससे ज्यादा होती है बताओ? कंडक्टर से, इंसुलेटर से ज्यादा होगी और कंडक्टर से कम होगी, उसको क्या कहेंगे? इन सेम मैनर एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा हो और इंसुलेटर से कम हो। मतलब सेमीकंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्या ऑफर कर रहा है? रेजिस्टेंस। वो कंडक्टर से ज्यादा कर रहा है। रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है वो कंडक्टर से ज्यादा कर रहा है और इंसुलेटर से कम कर रहा है। और जो कंडक्टिविटी ऑफर कर रहा है वो कंडक्टर से कम कर रहा है और इंसुलेटर से ज्यादा कर रहा है। ठीक, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या नाम देते हैं बताओ? सेमीकंडक्टर। गॉट इट? तो एक ऐसा मटेरियल जो सिंपली बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जिक्र करें तो सेमीकंडक्टर में एक बात समझने को आती है कि सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है। एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जो प्योर होता है उसको क्या कहेंगे बताओ? इंट्रिंसिक कहते हैं। और जो इम्प्योर होता है उसको हम लोग फिजिक्स में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अब इंट्रिंसिक कौन सा होगा बताओ? प्योर होगा। और एक्सट्रिंसिक कौन सा होगा बताओ? इम्प्योर होएगा। इसका मतलब ये रहा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या क्या कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी। ठीक, क्या क्या कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दी। तो किसी भी सेमीकंडक्टर को प्योर से इम्प्योर बनाने के लिए वी हैव टू ऐड सम व्हाट? इम्प्योरिटी। ठीक, तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाने के लिए हम लोगों ने इम्प्योरिटी ऐड करी। तो जो इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है उसको फिजिक्स में डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। डोपिंग तुम्हें एक जगह और सुनने को मिलता होगा, क्रिकेट के मैदान में। ठीक, जब एक प्लेयर क्रिकेट खेलने आता और कुछ, समझ रहे हो, अपने नेचुरल से अलग तरीके से आता है, ठीक, तो जब उसके खेल नेचुरल प्ले से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते तो हमें डाउट हो जाते यार ये ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा है इसका मतलब थोड़ी सी चीजें गड़बड़ हो रही है, मतलब वो नेचुरल नहीं है, उसके अंदर क्या आ चुका है? कुछ इम्प्योरिटी ऐड हो चुकी है। ठीक, तो किसी भी प्योर चीज में इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए, ठीक, कुछ बच्चे इम्प्योरिटी ऐड करने के लिए मार्केट में भी घूमते हैं, यू नो। ठीक, तो किसी भी चीज में इम्प्योरिटी ऐड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग। ठीक, तो हमारे सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग एक सेमीकंडक्टर को प्योर से इम्प्योर बनाते क्यों हैं? हम इम्प्योरिटी ऐड करते क्यों हैं उसमें?
ठीक, द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। क्या करने के लिए बताओ? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग एक प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर क्यों बनाते हैं, डोपिंग क्यों करें हम लोग, ताकि उसकी कंडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। गॉट इट? समझ आ रही बात? तो किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने डोपिंग कर दी। मटेरियल का सेमीकंडक्टर की बात करो तो क्या कर दिया हमने, बताओ? डोपिंग कर दिया। समझ आ गई बात? ऐसा करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी? बोलो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के प्रोसेस को, डोपिंग को हम लोग डोपिंग नाम देते हैं। अब ये इंप्योरिटी दो तरीके की ऐड होती है। कितने तरीके की इंप्योरिटी ऐड करें हम लोग? दो तरीके की। पहली इंप्योरिटी जो ऐड करते हैं उस इंप्योरिटी को कहते हैं हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। कौन सा वैलेंट है बताओ? पेंटावैलेंट। एक और इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग, वो इंप्योरिटी है ट्राइवैलेंट। क्या है वो? ट्राइवैलेंट। ठीक, अब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होगा और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होगा, इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, थोड़ा सा इसको डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक सेमीकंडक्टर लेता हूं मैं, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल का नाम है सिलिकॉन। क्या नाम है? सिलिकॉन। ठीक, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 14 होता है। अगर इस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके का आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन। ठीक, इसके ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 4 है ना। लेकिन अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें साइंस सजेस्ट करता है कि ये स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 होना चाहिए। ठीक, अब इसके पास कितने? 4 है। अब ये क्या करेगा, बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने के जो बॉन्ड बनाने का प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा बॉन्ड है वो बताओ? कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये रहा कि सिलिकॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? शेयर करता है, और उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अब कहानी सुनिए, हमारे पास ये है सिलिकॉन। क्या ये? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक, कौन से इलेक्ट्रॉन्स दिखाया मैंने? 4। अब अगर इसको जिंदा रहना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। समझ आ रही बात? अब देखो, यहीं से खेल इंप्योरिटी का स्टार्ट होता है। किसका खेल स्टार्ट हो रहा है? इंप्योरिटी का। जब हमने इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दिया, इसका मतलब जो इंप्योरिटी ऐड किया उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। सिलिकॉन को कितने चाहिए? 4। समझ आ रही बात? है कितने उसके पास? 5। तो जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे, ये सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, बाकी एक एक्स्ट्रा में कौन बचा हुआ रह जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ रह जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? हमने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड किया, जो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, बोला मेरे पास तो 5 है। सिलिकॉन ने कहा मेरे को कितने चाहिए? 4। तो जब सिलिकॉन अपने बॉन्ड बनाएगा तो सिलिकॉन के बॉन्ड बनाने के प्रोसेस के बाद ये बॉन्ड जब बन जाएगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा क्या? बोलो। अब ये तो तब हुआ जब सिलिकॉन के एक एटम ने इस तरीके का बॉन्ड बनाया। अब ऐसे 1-2 ऐड करेंगे कि करोड़ों ऐड करेंगे? करोड़ों ऐसे एटम्स ऐड होते हैं जब हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो 1-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे? इसका मतलब ये रहा कि अगर मैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा तो मुझे मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्री नजर आएंगे। तो जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर रहा हो
क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर रहा हो। ठीक, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज एक्वायर करता है, इसका मतलब इसमें डोमिनेटिंग चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग फिजिक्स में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, कौन सा सेमीकंडक्टर है ये, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जिसमें मेजॉरिटी में कौन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो सर हम इसका बॉन्ड ही नहीं बनाते, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी होते तो और भी इलेक्ट्रॉन्स क्या, अगर हम इसका बॉन्ड नहीं बनाते, स्टेबल नहीं है ना। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के बाद, ये स्टेबिलिटी एक्वायर करने के बाद तुम्हें इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया कि ले तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ठीक, अब जैसे इसके आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थोड़े ना, वो तो छटपटा रहे भैया कहीं से बॉन्ड बने। अब बॉन्ड बन गया, सिलिकॉन ये वाला पार्ट स्टेबल हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन का कोई काम, अब इलेक्ट्रॉन भागने के लिए फ्री है, बोलो भागने के लिए फ्री है क्या। अब इसका मतलब जो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इन इलेक्ट्रॉन्स की होगी कि इस इलेक्ट्रॉन की होगी। समझ आई बात, समझ आई बात। ठीक, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब यहां पे सीखो, एक बात सिखाता हूं मैं, ध्यान से समझना। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना करके स्टेबल हो चुके होते हैं दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है वो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, चलने के लिए आजाद है, उसको कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्शन। मतलब अगर ये कंडक्ट करेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अब मेरी बात समझना जो मैं सिखाने जा रहा हूं, अगर मैं इस एटम को एनर्जी दूं, इसको एनर्जी सप्लाई करूं, किसको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करूंगा, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड रहने देगा कि बॉन्ड तोड़ देगा, बोलो। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो बॉन्ड कंटिन्यू रखेगा कि तोड़ देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड तोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन इससे आजाद हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड से, बोलो होएगा नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से आजाद हो गया तो वो चलने के लिए फ्री है क्या, बोलो है या नहीं है, समझ आ रही बात। तो जैसे ये बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन चलने के लिए आजाद हो जाता है, आ रही बात समझ में। अब जब इलेक्ट्रॉन चलने के लिए आजाद हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। समझ आ रही बात जो मैं सिखा रहा हूं, नहीं आई बात समझ में। तो इसका मतलब अब जब समझना जो मैं सिखाने जा रहा हूं, आपने दो बातें होती है यहाँ पे, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। कौन होता है, एक वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। अभी इलेक्ट्रॉन्स जब तक इस बॉन्ड में पार्टिसिपेटेड है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने इसको एनर्जी सप्लाई कर दिया तो इसने बॉन्ड तोड़ दिया और बॉन्ड तोड़ करके आजाद हो गया। अब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया, सिलिकॉन अगर बॉन्ड तोड़ देगा तो वापस अनस्टेबल नहीं जाएगा, बाकी वापस अनस्टेबल उसके प्रोसेस पे आ रहा हूं थोड़ी देर, ऐसे नहीं होता, इसके बाद के आगे के प्रोसेस में आता हूं, बताता हूं क्या होता है, थोड़ी देर समझ ले इसको। तो जैसे इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया चलने के लिए। उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस एटम का कोई रहा कि नहीं रहा, नहीं रहा, समझ आ रही बात। तो किसी भी बॉन्ड को तोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। मतलब पहले वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन बन गया। ऐसा करने के लिए तुम्हें एनर्जी, तो जो तुम एनर्जी देते हो उसी एनर्जी का नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ आया क्या नाम उसका, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, तुमने एक तरीके से स्कूल में एक बात इस तरीके से सिखाई गई होगी, यहाँ पे एक बनाया गया होगा, यहाँ पे एक बनाया होगा, ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया बैलेंस बैंड। ठीक, ये एनर्जी का क्या गया बताओ, गैप आ गया। बट वो एनर्जी का गैप ऐसे गड्ढा थोड़ा नहीं कि मुझे कूद के यहां से वहां जाना है, कोई गड्ढा नहीं है वो। ये बैलेंस बैंड है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, मतलब बॉन्ड में पार्टिसिपेटेड है, भैया मैं तो फिक्स हूं, मैं नहीं चल सकता। समझ आ रही बात। जैसे तुमने एनर्जी दी, ये बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां रहा कि आजाद हो चुका है। जो इलेक्ट्रॉन्स आजाद होते हैं वो यहां नहीं, यहां नजर आते हैं। ठीक,
और ऐसा होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे मटेरियल कंडक्ट, समझ आ रही बात? इसका मतलब ये रहा कि जब हमने एनर्जी दी तो हमें यह सिखाया जाता है कि एनर्जी देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाता है, कहीं नहीं कूदता। ठीक, जब आप एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन ने जो कोवैलेंट बॉन्ड बना करके शेयरिंग स्टार्ट करे की थी, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियरिटी है? नहीं है क्लियरिटी? और जैसे ही आजाद हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो वो कंडक्ट करने के लिए आजाद हो जाएंगे। तो हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चला गया, कंडक्शन बैंड। मतलब सिर्फ इतना है कि पहले इलेक्ट्रॉन बाउंडेड था, अब इलेक्ट्रॉन चलने के लिए फ्री है। इतनी पिक्चर समझ आई? फॉरवर्डन एनर्जी गैप होता क्या वो समझ आया? समझ आया क्या? अब कहानी सुनो। होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ दिया और तोड़ करके बाहर निकल गया, तो ये जगह खाली होगी। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर सेम एनर्जी स्टेट में तो होते नहीं, सबके एनर्जी स्टेट अलग अलग होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के चला गया तो ये जगह खाली होगी। इस खाली जगह को हम लोग यहां पे होल नाम देते हैं। क्या नाम है इसका? होल। होल कब क्रिएट हुआ? जब इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया। ठीक, जैसे ही यहां पे खाली जगह होती, सही मायने में होल कुछ होता नहीं है, वहां पे बॉन्ड बनने के लिए रेडी है, वो भैया कोई और मेरे साथ शेयर करो और बॉन्ड बना लो। दिस इज द बेसिक होल। ठीक, अब होता यह है कि जब यहां का इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है और इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे इस जगह को ऑक्यूपाई किया, ये वाला बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन दिक्कत यहां क्रिएट हो गई। फिर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। तो एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्या होगा, जो होल क्रिएट हुआ है वो होल एक जगह पे फिक्स है कि जगह बदल रहा है, बदल रहा है। अब जिसको हम लोग फिजिक्स में नाम देते हैं कि होल जो होता है वो सेमीकंडक्टर के अंदर चलता है, बट सही मायने में होल चल नहीं रहा। चल कौन रहा है? अभी भी इलेक्ट्रॉन कूद रहे, है ना। अब जैसे यहां से कूद के ये आ गया, एक जगह खाली होगी, अब वहां पे कूद के वो आ गया, वो जगह खाली होगी। अब जो बाहर से ऑब्जर्व करा उसको तो वो जगह खाली जगह चलती हुई नजर आ रही है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स भी चलते हैं और होल्स भी चलते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी दोनों ही केस में कौन चल रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? समझ आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूं? फॉरवर्डन एनर्जी गैप क्लियर हो गया? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या दिक्कत आई, समझ आया? कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। ठीक, बट प्रैक्टिकली कोई बैंड वो नहीं होता, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। गॉट इट? तो जब कभी भी हम किसी सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इंप्योरिटी देंगे तो मेजॉरिटी में कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, और जब इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है। तो इस सेमीकंडक्टर का नाम क्या रखा हम लोगों ने? एन टाइप सेमीकंडक्टर। गॉट इट? अब दूसरी तरफ चलते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि टोटल थ्योरी है, समझ आ जाएगा तो लिख पाओगे, नहीं आएगा तो मैं डिक्टेट भी करवा दूंगा तो रटने वाली बात हो जाएगी। अब सोचो, हम एक काम करने जा रहे हैं, इस सिलिकॉन को 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से प्रेजेंट है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी देते हैं। क्या देते हैं? ट्राईवैलेंट। जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी दोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको बाहर से। आई बात समझ में? एक जगह अभी भी क्या है? खाली है, होल है, खाली है ना। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये रहा कि जैसे तुम ये जगह खाली छोड़ोगे, कहानी कहां से स्टार्ट होगी बताओ? ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आएगा, फिर ये वाला कूद के यहां जाएगा, फिर ये वाला कूद के यहां जाएगा, ये होल रुका हुआ रहेगा, चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर मूवमेंट किसका हो रहा है? और अगर मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करा तो मेजॉरिटी में कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है। अब हम लोग ऐसा कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जाता है तो न्यूट्रल में से नेगेटिव निकल गया, तो क्या बचा हुआ है वहां? पॉजिटिव। बट प्रैक्टिकली कोई पॉजिटिव चीज है नहीं वहां,
आई बात समझ में? पॉजिटिव चीज नहीं है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझाऊंगा तो समझ आएगा कि दोनों बातों का आउटकम सेम है, बस कहने का तरीका हम लोगों ने बदल दिया। हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन गया तो अपनी जगह खाली छोड़ गया, और उस खाली जगह को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? होल। अब उसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या कह दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन निकला है, नेगेटिव निकला है, तो बचा हुआ कैसा चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब होल को कैसा चार्ज मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। और जब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो मेजॉरिटी में कौन प्रेजेंट है? होल्स। और होल्स कैसा चार्ज है? और पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए सेमीकंडक्टर का नाम क्या रखा हम लोगों ने? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा बताओ? ट्राईवैलेंट ऐड नहीं आई बात समझ में? क्लियर है? तो बेसिकली सेमीकंडक्टर होता क्या है? तो जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में है, जो हमारी मर्जी से कंडक्ट करे और हमारी मर्जी से कंडक्ट ना करे, वो सेमीकंडक्टर है। दो तरीके का बनाया हमने, पी टाइप और सॉरी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर होता है, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर होता है। इम्प्योरिटी ऐड करते क्यों है? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस का नाम क्या है? इम्प्योरिटी कितने तरीके की ऐड की जाती है? दो तरीके की। कौन कौन से? जब पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब ट्राईवैलेंट ऐड करोगे तो मेजॉरिटी में, तो क्या कहलाएगा वो? समझ आई बात? एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को तोड़ करके आजाद करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं? फॉरवर्डन एनर्जी गैप। आई बात समझ में? तो फॉरवर्डन एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी देते हैं तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। और सर ये तो आपने सिलिकॉन का एग्जांपल दिया था। सारे सेमीकंडक्टर के केस में बस ये है, इसमें बता देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। हर मटेरियल, जितने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सबको बॉन्ड तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो एक कंडक्टर लेते हैं, कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, सपोज करो एल्यूमिनियम ले लिया, ठीक। अब एल्यूमिनियम में भी सेम बॉन्ड बना हुआ है, वो स्टेबल है, ठीक, स्टेबल है, वो बना रखा उसने, अपना एडजस्ट कर रखा है। अब एल्यूमिनियम के बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे जो हीट मिलता है उसी से उसका बॉन्ड टूट जाता है। नहीं समझ आया क्या बोला मैंने? जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं ना। अब एनर्जी देने के लिए अगर सपोज करो एक एल्यूमिनियम का मटेरियल रखा हुआ है यहाँ पे, तो बाहर से इसको हीट मिल रही है सराउंडिंग से, वो तुम दो या ना, तो हीट तो इसके अंदर फ्लो करके गया। जो हीट फ्लो करके गया वो हीट एनर्जी इतनी सफिशियंट है कि वो इस बॉन्ड को क्या करे? तोड़ दे। तो इसलिए एक कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें कुछ एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती। मतलब ये रहा कि जो उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑटोमेटिकली किस में प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है बताओ? बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के कहां आ चुके हैं? वो कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं। और अगर कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तुम चाहो या ना चाहो। दूसरी चीज, जब हम इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की एनर्जी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। अब ऐसा नहीं कि इतनी ज्यादा एनर्जी हम दे नहीं सकते, कल परसों में न्यूक्लियस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डील कर रहे थे, ठीक। तो इंसुलेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब हम उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे ज्यादा की एनर्जी देते हैं तो इससे पहले कि वो बॉन्ड टूटे वो मटेरियल ही खत्म हो जाता है, जल जाएगा। लकड़ी अपना बॉन्ड तोड़े उससे पहले वो तो न रहेगा, बांस न बचेगी। क्लियरिटी है? समझ में वो डाउट नहीं था, जैसे सिलिकॉन लिया था आपने यहाँ पे, पर जरूरी थोड़ी है सिलिकॉन को तो चलो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो इसे 4 चाहिए थे ना अपना वो बैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए, बट जरूरी थोड़ी है सबको 5 4 या 5 ही चाहिए, सबको 5 या 4 चाहिए। जितने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है ना उनके साथ यही दिक्कत है, उनको 4 ही चाहिए। एक जर्मेनियम आता है उसका भी लिख लो, उसको भी यही चाहिए, ठीक। हाँ, इसलिए सारे मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं है ना, ये सारे मटेरियल कंडक्टर नहीं है, क्योंकि हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते। और ऐसे हर मटेरियल इंसुलेटर भी नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्ट, वो टूटेंगे नहीं चाहे कुछ भी कर लो।
समझ आई बात? पक्की बात? ठीक। तो बेसिकली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जितने भी हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 4 में अब हम 2 तरीके इम्प्योरिटी डाल दी हमने, एक ट्राइवेलेंट और एक पेंटावेलेंट डाल दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो उनको मिल गए स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, तो कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? समझ आया? पूरी पिक्चर क्लियर है? बोलो अरे है क्या? अब इस पिक्चर को अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में लिखो। भाई हमने तो ऐसे ही थे। चलो, मजाक तो ये पढ़ाएगा। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में देखा, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को समझने की कोशिश करी। तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है जिसमें यह पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को ऑन द बैंड गैप थ्योरी। ठीक, तो इसमें एक चीज का जिक्र किया मैंने, फॉरवर्डन एनर्जी गैप। फॉरवर्डन एनर्जी गैप में क्या काम ने कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकाल के कहां ले जाने में? कंडक्शन बैंड में। इस गैप को ही क्या कहते हैं हम लोग? फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो बैंड गैप थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर कैसे एक्सप्लेन्ड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बस 3 डायग्राम बना के आने। एक डायग्राम में यूं यूं देखो, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। इसका ये वाला है वैलेंस बैंड और ये वाला है कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड है, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कंडक्शन बैंड है, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका ये है कंडक्शन बैंड, ये है वैलेंस बैंड। ये फॉरवर्डन एनर्जी गैप है, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। और ये वाला जो गैप है ईजी, ये रफली ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहां पे देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता हुआ दिखाया गया है। मतलब ये रहा कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड का है वो ऑटोमेटिकली किसके पास है? कंडक्शन बैंड में। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करें? ओवरलैप करें। अब कहानी समझो। पहले डायग्राम में अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड से कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा ये कंडक्ट करने लग जाएगा। तो इसको कंडक्ट कराने के लिए वी रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कंडक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? कोई एनर्जी नहीं चाहिए। और इसको कितनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। तो इस मटेरियल को हम लोग फिजिक्स में कहते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब ये रहा कि अगर ये आप चाहते हो कि ये कंडक्ट करे, क्या करिए? कंडक्ट करे, तो क्या करना है आपको? इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी दे देनी है। गॉट इट? अगर आप चाहते हो कि ये कंडक्ट ना करे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खींच लो। समझ आ रही बात? सिमिलर मैनर में इसको अगर आप चाहो या ना चाहो ये हमेशा क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। तो क्या नाम रखे इसका बताओ? ये कौन है? कंडक्टर। इसकी बात करें, अगर इसको कंडक्ट कराना चाहते हो तो कितनी एनर्जी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। अब इसके बारे में थोड़ी देर पहले कहानी डिस्कस करी मैंने कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो मटेरियल कंडक्ट करने से पहले जल जाएगा। इसका मतलब ये हम चाहे या ना चाहे कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए इसका नाम क्या है बताओ? इंसुलेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी आपको ये 3 डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सेमीकंडक्टर क्यों है, ये इंसुलेटर क्यों है और ये कंडक्टर क्यों है। अब आगे की कहानी सुनो। अगर मेरे पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे होंगे अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए तो कई सारे होल्स भी होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ जाते उस जगह का नाम क्या रख देते हैं हम लोग? होल्स। अगर सपोज करो
इस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करूं, जो बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दे, क्या सेटअप कर दे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसमें सेटअप होएगा, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इस डायरेक्शन में इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। कौन कौन से चार्जेस इसे बताओ? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और नेगेटिव चार्ज के ऊपर? इसका मतलब ये रहा कि जैसे मैं इसको फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो इस तरफ मूव करने लग जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इस तरफ मूव करने लग जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन सीखी थी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। तो सिंपली क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसको कन्वेंशनल करंट हम लोगों ने कहा था कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, या जिधर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है उसके डायरेक्शन में। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस भी चल रहे हैं, होल्स भी चल रहे हैं। इसका मतलब इस मटेरियल में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोलो, पॉजिटिव चार्जेस है कि इलेक्ट्रॉन है कि दोनों ही है? दोनों ही। ठीक, अब करंट की कहानी सीखते हैं, तो कुछ टर्म लेट करता हूं मैं। लेट NE इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, NH इज व्हाट? होल डेंसिटी। VE is the drift velocity of electron. VH is the drift velocity of holes. समझ आ रही बात? A मान लेता हूं मैं हमारे कंडक्टर का क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। NE is the electron density. NH is what? Hole density. VE is drift velocity of electron. VH is and A क्या हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा एक बात, जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? होल्स पे। यही होगा। इसका मतलब होल का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोनों क्या है? अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल्स टू NEAVD। याद है क्या? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट लिखूं तो लिखूंगा NE, चार्ज तो सेम ही होगा, A, VD की जगह क्या लिख लूंगा मैं? VE। होल की वजह से अगर मैं करंट लिखूं तो क्या लिखूंगा बताओ? NHEAVH। सही चल रहा है? अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का करंट इधर ही जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज का करंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। मतलब दोनों करंट के डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? सेम है। तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या करूं मैं बताओ? इन दोनों करंट को क्या करूंगा बताओ? ऐड कर दूंगा। बोले तो क्या आ जाएगा बच्चे? NEEAVE प्लस NHEA क्या? VH। अब यहां पे देखें तो E और A पूरे से कॉमन है, तो क्या आ जाएगा बताओ? NEVE प्लस NHVH। दिस इज द I। अगर I को इधर ला करके A से डिवाइड करा दूं तो क्या आ जाएगा बताओ? I अपॉन A इक्वल्स टू क्या हो गया? E NEVE प्लस NHVH। करंट अपॉन में एरिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो J इक्वल्स टू आ गया E, क्या हो गया बताओ? NEVE प्लस NHVH। थोड़े टाइम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उस रिलेशन का नाम था J इक्वल्स टू सिग्मा E। याद है? वेयर सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी और E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J की जगह पे अगर मैं सिग्मा E लिख दूं तो क्या आ जाएगा बताओ? सिग्मा इंटू E इक्वल्स टू E ब्रैकेट में क्या आ गया? NEVE प्लस NHVH। अगर E से इधर डिवाइड करा दो तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? E अपॉन में E
NeVe प्लस NHVH। थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं, इस E को यहां के बदले अंदर डिवाइड करा रहा हूं, तो सिग्मा इक्वल्स टू आ गया E NeVe अपॉन में E प्लस NHVH अपॉन में E। There is a parameter known as mobility. Mobility is represented by mu. Mobility is the drift velocity per unit electric field. तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिग्मा इक्वल्स टू आ गया E इंटू NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू E प्लस NH म्यू H। This is what conductivity of a semi-conducting material. We can calculate resistivity as 1 upon में conductivity। तो हम कैसे निकाल सकते हैं 1 upon में E क्या Ne mu E plus NH mu H। In this manner we can calculate the resistivity of a semiconductor या फिर we can calculate conductivity of a semiconductor। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, होल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक छोटी सी बात और ध्यान देने वाली बात है, सोचो कि अगर मैं टेम्परेचर राइज कर दूं, क्या कर दूं, टेम्परेचर राइज कर दूं, टेम्परेचर राइज कर दूंगा तो बॉन्ड ज्यादा टूट जाएंगे, बॉन्ड ज्यादा टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आजाद होंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री होंगे तो करंट ज्यादा होएगा कम होएगा, ज्यादा होएगा। तो एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है, ठीक। और रेजिस्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़े तो रेजिस्टिविटी कम होगी। बट इन केस ऑफ नॉर्मल कंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ता था और कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज होती थी। तो एक सेमीकंडक्टर और एक कंडक्टर में ये एक बेसिक डिफरेंस है टेम्परेचर के टर्म्स में। बाकी 2-4 डिफरेंसेस और भी हैं, ठीक। फटाफट इसको कॉपी करो जल्दी से।